अगर हम 50 साल पहले के कराची को देखें, ट्राम चलती थी, सर्कुलर रेलवे थी, एशिया के खूबसूरत तरीन शहरों में कराची का शुमार होता था। अगर आज देखें, कराची दुनिया के गंदे तरीन शहरों में आता है। इस हाल को पहुंचाने वाला कौन है? 17 साल से आपकी भी हुकूमत है इस शहर पे। 2012-13 में कराची शहर को कहा जाता था इट वॉज द 5th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड। आज वी आर बेटर देन परहैप्स न्यूयॉर्क एंड लंदन इवन। इसका टोटली क्रेडिट आप अपनी पार्टी को दे रहे हैं? ऑफ कोर्स क्रेडिट हमारे ऊपर जाता है। हु वाज द कैप्टन ऑफ द ऑपरेशन? हु वाज लीडिंग द ऑपरेशन? फौज कहती है हमारा है, नून लीग कहती है हमारा है। फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया नून लीग ने? देखिए, बातें करने से ना फैसल साहब, मुझसे बहस करें फैक्ट्स पे। मैं ब्लैक एंड व्हाइट वाला आदमी हूँ। अगर आप उसका क्रेडिट लेते हैं तो फिर आप इसका क्रेडिट भी लें। लियारी गैंग वॉर आपके दौर में हुआ, MQM और पीपल्स पार्टी की लड़ाइयाँ आपके दौर में हुई, जो इस दौरान लाशें गिरी, उन सबका क्रेडिट भी आपको लेना चाहिए। मैं लास्ट जो मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हो रही थी तो मैंने कहा जी वो कराची के लिए कोई पैकेज तो दें डेवलपमेंट। वो कहते हैं हमारे पास तो खुद पैसे नहीं है। अब ये मुझसे ऐसी बातें आप ना खुलवाएं ना। आप चीज़ें मनवा भी तो सकते हैं ना। चले मैं अभी कहता हूँ शहबाज साहब, सर तुसी कराची वास्ते भी कुछ सोचो। नहीं, इस तरह से नहीं ना सर, जिस तरह से 27वीं 26वीं तरमीम कराची की सड़कों का बेसिक इशू क्या है? बनी 6 महीने बाद टूट गई। क्या आपके इदारे में करप्शन बहुत ज़्यादा है? एक वजह तो ये है कि सब स्टैंडर्ड काम भी किया जाता है। आप नज़र नहीं रखते? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं? लाहौर भी इसी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ कोई सड़क बनती है तो उसका अंजाम ये नहीं होता जो कराची की जहांगीर रोड का या और सड़कों का होता है। ये करप्शन वहाँ भी होती है, मगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमें अलग नजर आता है। जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लाहौर शहर में हुई है वो कराची में हुई होती तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। जब जनूबी सूबे की बात होती है तो आप कहते हैं सो बिस्मिल्लाह। जैसे ही सिंध की बात आती है तो आप नारा लग जाता है मरसू मरसू सिन्ना देसू। ये ड्यूल पॉलिसी क्यों है? आप चाहते हैं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट सूबाई सिंध के अंदर स्टार्ट हो जाए? पूरे सूबे में आपकी हुकूमत है, अगर उसको डिवाइड होकर कोई दूसरा सूबा भी बनता है तो वहाँ पे भी आप ही की हुकूमत होगी। पंजाब से स्टार्ट करो ना यार, मैडम है ना, इतनी जबरदस्त पावर है मैडम की। पंजाब से अगर स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद फिर आपको कबूल है। जमात इस्लामी ये कहती है कि आप कब्जा में आ रहे हैं, आपने उनके मैंडेट पे डाका डाला है। आपको लगता है जाती तौर पे कि आपने उनका हक लिया है? अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, अपने नंबर पूरे कर लें। इनके अपने लोग इनको वोट नहीं डालेंगे। MQM की कौमी असेंबली में 17 सीटें हैं। आप इस मैंडेट से इत्तेफाक करते हैं? आप हंस रहे हैं यार। मैं जब भी MQM की कोई बात कर रहा हूँ आप हंस रहे हैं। क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर? सुना है कि कोई KE से आपकी कोई सेटिंग है? पैसे वैसे आते हैं आप लोगों के पास? परफॉर्मेंस के हिसाब से आप खुद को कितने नंबर देते हैं 10 में से? अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल वहीद हूँ और आप इनकलाब वॉइस देख रहे हैं। मेरे आज के मेहमान बहुत ख़ास हैं। इनको बाबाए शहर कहा जा सकता है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू, आपने बुलाया। सबसे पहले तो ये बताएं कि सर, मैंने आपका एक हनीफ साहब हैं BBC में, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका वो पढ़ा था आप बचपन से मेयर बनना चाहते थे। सुना ये क्या कहानी है? यार मैं एक सियासी घर का बच्चा हूँ तो पॉलिटिक्स जो है वो हमने करीब से देखी है। फॉर्चुनेटली जो करियर मैंने चूज़ किया वो वकालत चूँकि था, कानून पढ़ रहा था मैं, तो उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है पॉलिटिक्स के साथ अगर आप माजी में नज़र डालें दुनिया भर में। तो मैं जब बरतानिया में लंदन में पढ़ रहा था तो हनीफ साहब का जो बेगम साहिबा का छोटा भाई है वो मेरा बड़ा करीबी दोस्त है। तो ज़माने तालिब इल्म में पैसे कम होते थे तो वो जहाँ रहते थे उनसे मिलने गए हम कि पैसे ख़त्म हो गए, पैसे दे दें। तो वाइल माई फ्रेंड वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिज सिस्टर, मैं हनीफ साहब के साथ बाहर गपशप कर रहा था ऐसे ही। तो हनीफ साहब न्यू कि मैं वहाब सिद्दीकी का बेटा हूँ, फौजिया वहाब का बेटा हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा कि क्या करना चाहते हो यार? तो मेरे मुंह से बेसाख्ता ये लफ्ज़ निकला कि मैं मेयर बनना चाहूँगा। कोई सोचा नहीं था, कोई वो नहीं। और मैं हनीफ साहब की मेमोरी को दाद देता हूँ, ये बात है 2008 के जनवरी फरवरी की। यानी आप कितने साल के थे उस वक्त? मैं था उस वक्त 24 साल का। मैं इसलिए डेट मुझे याद है कि मेरी बारेट लॉ हुआ है जुलाई 2008 में, तो उससे पहले की बात होगी ये। सो मैंने उस वक्त मेरे मुंह से निकल गया। खुदा का करना ये हुआ कि 2021 में शायद मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना। तो तकरीबन कोई 13 साल बाद नोटिफिकेशन मेरा निकला। उसके नेक्स्ट डे हनीफ साहब का मैंने कॉलम पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुर्तज़ा का ख्वाब था ये। तो वो उनसे एक मंसूब हो गया स्टेट में और बस वो शायद कबूलियत की घड़ी थी कि अल्लाह ताला को यही मंजूर था
कि पहले एडमिनिस्ट्रेटर बना और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेयर हूँ। मुर्तज़ा भाई, अभी कराची में एक बड़ा दिल दुखा देने वाला वाक़या हुआ। 3 साला इब्राहीम की जान चली गई। गटर पर ढक्कन नहीं था और बाद में वो फुटेज भी आई, हमने देखा कि वो डंपर की वजह से वो नीचे चला गया, गो के वो ढक्कन लगा हुआ था। तो आप उनके घर पे भी गए। मैं पर्सनली इसको बहुत एप्रिशिएट करता हूँ और बिल्कुल आपको जाना चाहिए था। तो सर, ये वाक़या क्या हम इसको रोका नहीं जा सकता था? क्या ये मतलब ज़रूरी है कि आप अल्लाह ना करे दोबारा कोई वाक़या हो, आप फिर माफ़ी माँगें या कोई और जो उसका ज़िम्मेदार निकले वो माफ़ी माँगे? जान तो चली गई ना, वो तो वापस नहीं आएगी। फैसल भाई, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की। जो ज़िम्मेदार कौमें होती हैं वो मुश्किलात के अंदर से अपॉर्चुनिटी निकालती हैं। मुश्किलात से सबक हासिल करते हुए मुस्तक़बिल की अपनी सिमत को दुरुस्त करती हैं। माफ़ी माँगने का बुनियादी मकसद भी यही है कि जब आपको अल्लाह ताला ने किसी जगह पर मनसब पर फ़ाइज़ किया है, तो कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। अगर ब्लेम गेम चल रहा हो और एक ऐसी सिचुएशन में जब किसी ने अपने प्यारे को खोया हो, तो वो ये नहीं सुनना चाहता कि इख्तियार इसका था, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, उसको ये करना चाहिए था, उसको वो करना चाहिए था, वो तकलीफ़ में है। और उस तकलीफ़ से उसको निकालने के लिए, उस क्लोज़र के लिए मैं समझता हूँ कि किसी न किसी को ओन करने की ज़रूरत थी, तो मैंने ये बिल्कुल ओन किया है इसको। अ, सिर्फ़ इब्राहीम नहीं, इस तरह के 21 या 22 और वाक़यात हमारे शहर में हुए हैं और बुनियादी तौर पर मैनहोल ना होने की वजह से या ड्रेन ना होने की वजह से ये वाक़यात होते हैं। अब मैं गुज़ारिश लोगों को हमेशा ये करता हूँ कि कभी कोई मेयर, कभी कोई मिनिस्टर ये नहीं चाहेगा कि कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या हो। बहैसियत मेयर मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि शहर के अंदर इस तरह के जो कवर्स हैं, वो लगें अपनी-अपनी जगहों पर। अब होता ये है कि इश्यू कवर ना होने का नहीं है। एक ज़माने में होता था कि आपके पास वो चीज़ें नहीं थीं। हुँ। हम जब मेयर मैं बना और मुझे ये इख्तियार मिला, तो हमने शुरू में ही फ़ैसला ये किया कि हम अपना बजाय इसके हम मार्केट से ख़रीदें, उसमें सवाल-जवाब होता है। हमने कहा जी एक अपना कारख़ाना या फैक्ट्री लगा लेते हैं सीओडी पे, ताकि सप्लाई का इश्यू ना हो। ठीक है। और फैसल भाई, मैं आपको ये ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हमने फ़ॉर द लास्ट 14-15 महीने तवातुर के साथ ये ढकने बनाए और ढकने लगाए। मैं बार-बार अगर सोशली किसी से मिलूँ, कहीं पॉलिटिकली मिलूँ, कोई गुफ्तगू करूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ इश्यू ढक्कन लगाने का नहीं है। इश्यू बुनियादी तौर पर ये है कि ढक्कन चोरी होता है और जब चोरी होता है और चोरी होने के बाद कोई नाखुशगवार वाक़या होता है, तो उस ब्लेम गेम की रेस के अंदर जो है ना, मलबा चूँकि एक दफ़्तर पे जाएगा या एक शख़्स के ऊपर जाएगा, तो जो ऑपोज़िशन वाले हैं वो भी इसको इसी तरफ लेके जाते हैं। देखिए, आपने ढक्कन तो लगा दिया, उस जो सीसीटीवी आई ढक्कन वहाँ पे लगा हुआ था। मगर सर, अब वो अगर डंपर की वजह से वो टूट गया या नीचे गिर गया, अब हमें इस शहर के सारे ही ढक्कन तकरीबन इसी तरह लगे हुए हैं और डंपर आपको पता है कि सप्लाई चेन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अब इसका हल क्या है? ये आपने बड़ी देखिए, हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ना। तो इश्यू ढक्कन नहीं होने का है। इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। 17 नवंबर को वो कवर टूटा है, स्लैब टूटा है और ये वाक़या 30 नवंबर और पहली दिसंबर की दरमियानी शब को ग़ालिबन हुआ है, इफ आई एम राइट। 14 दिन वहाँ पर जो वाटर बोर्ड का अमला था, उसने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। जो केएमसी का अमला था, उसने भी नहीं किया। जो टाउन का अमला है, उसने भी नहीं किया। जो यूसी का अमला है, उसने भी नहीं किया। जो वहाँ मकीन रहते हैं, उन्होंने भी इसके बारे में नहीं सोचा। जो सामने एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, जो लाखों करोड़ों रुपए का बिज़नेस करता है उस जगह से, उसने भी ये नहीं सोचा। और नतीजा ये हुआ कि हमने वी हैड टू लूज़ अ चाइल्ड अनफॉर्च्युनेटली। हल इसका ये है कि मुर्तज़ा भाई, खुद को ज़िम्मेदार समझते हैं इसका? या आपकी टीम, आपने इतने सारे इदारे गिनवाए कि ये सब इसमें से ज़्यादातर आपके अंडर ही आते हैं, तो आप समझते हैं? देखिए, मैं फैसल भाई कहता हूँ ना कि अगर लेट्स से अगर कोई इस बात को लेकर कि जी मुर्तज़ा वहाब इसका ज़िम्मेदार है, उसने मान लिया और कहते हैं कि ठीक है जी, ये मसला परमानेंटली हल हो जाएगा, तो सौ बिस्मिल्लाह, मैं आज छोड़ के चले जाता हूँ। नहीं, देखिए ऐसा तो कोई नहीं चाहता। देखें नहीं, कि मैं फैसल किसी भाई चीज़ की इस्लाह तभी मैं होती है आपको जब हम जी। एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ना। सरकार जो है, वो उसको वो चीज़ प्रोवाइड करनी है, उसको आइडेंटिफ़ाई कौन करेगा? उसको आइडेंटिफ़ाई जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, उनकी एक ज़िम्मेदारी है, उन्होंने नहीं किया। शहरियों को हमने ये फ़ैसिलिटी दी कि आप 1-334 पर कॉल करें,
1334 पे कॉल करें, जिसकी जो कंप्लेन होगी उसको वाटर बोर्ड का अमला आके एड्रेस कर लेगा। बदकिस्मती के साथ मैंने आपको कहा ना शहरियों ने किया, ना वो स्टोर ने किया, ना उस यूसी चेयरमैन ने किया। जब हम इक़्तिदार में आए कराची शहर में तो एक यूसी को 5 लाख रुपए मिलते थे। मेरे पास तमाम यूसी चेयरमैन मेरी पार्टी के भी, ऑपोजिशन के भी आते थे और कहते थे कि पैसे नाकाफ़ी हैं, हमें पैसे और अगर आप करा के दें। मैं अपनी गवर्नमेंट के पास गया, अपनी सियासी जमात के पास गया कि जी यूसी को हम मुस्तहकम करेंगे, बिकॉज गली मोहल्ले पे ना मिनिस्टर बैठा हुआ है, ना मेयर बैठा है, ना टाउन बैठा है, वो यूसी वाला बैठा है जो नमाज़ पढ़ने भी जाता है, जो पार्क भी जाता है, उसके पास ये वसाइल होने चाहिए। गवर्नमेंट ने फैसला किया हमारी रिक्वेस्ट पे कि इस अमाउंट को 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया जाए। 7 लाख रुपए का इजाफा हुआ, राइट, 140% इजाफा हुआ। पर्पस क्या था उसका कि जो बेसिक इश्यूज हैं गली मोहल्ले के वो रिजॉल्व हो सके। लाइट बंद है तो लाइट ऑन हो जाए, अगर ढक्कन नहीं है तो ढक्कन लग जाए, बेसिक चीज़ें कर सकें। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। और अगर मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ यार यूसी जो थी वो जमात इस्लामी के साथियों की है, दोस्तों की है, उन्होंने काम नहीं किया। वो जो जिस जगह पे ये वाक़या हुआ वहाँ से पार्किंग के पैसे, उस प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी टैक्स, बिल्डिंग से एडवर्टाइजमेंट टैक्स वो जमात लेती है, लेकिन मैं उसमें नहीं गया। तीसरी चीज़ जो मैं एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ, मैंने वज़ीर आला के सामने ये बात कही कि देखिए जब भी इस तरह का नाखुशगवार वाक़या होता है तो चंद मखसूस लोग हैं जो चीज़ों को आके मैनिपुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और हुआ यही कि जब ये वाक़या हुआ तो 12-13 कोई अफराद थे जिन्होंने आके चीज़ों को पैरालाइज़ कर दिया, उन्होंने टेक ओवर कर लिया उस जगह को। प्रोटेस्ट, इश्तियाल, सारी चीज़ें हुई। तो जब मैं आपकी मुखालिफ जमात इस्लामी भी थी। मैं देखिए मैं इल्ज़ाम से बाहर निकल के मैंने देखा 12-13 लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ की। मैंने जब उनकी फैमिली से गुफ्तगू की, जब मैं उनके पास गया तो मैंने सवाल पूछा उनसे, उनके दादा से। मैं कहा सर ये बताइए कि वो लोग कौन थे? दादा का जवाब था कि हम उनको नहीं जानते। वालिद साहब का, उनके चचा का जवाब था हम नहीं जानते। मैंने उनसे सवाल पूछा कि वहाँ मशीनरी आई? कहते हैं बिल्कुल आई मशीनरी। कहते हैं वो 40-45 मिनट उस मशीनरी ने काम किया, लेकिन फिर हालात ऐसे हो गए कि वो मशीनरी निकल गई। फिर एक और मशीनरी को 1 घंटे बाद वहाँ पहुँची, फिर हालात ऐसे हुए। तो बताने का मकसद ये है कि हमें इस इशू को एड्रेस करना है ना, तो जो रेस्क्यू जिनका काम है वो अगर देखेंगे सामने लोग पथराव करने के लिए खड़े हुए हैं, जो रेस्क्यू वर्कर आ रहा है उसकी जिम्मेदारी ये, टारगेट ये है कि मैं भी उस बच्चे की बॉडी तलाश करूँ ना, क्या पता बचा लूँ उसको। अब उस सिचुएशन में जहाँ पे लोग जो है इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू कर रहे होंगे, बदतमीज़ी कर रहे होंगे, आपने वीडियोस देखी हैं जो आई, तो आप मुझे बताएं वो रेस्क्यू वर्कर काम कैसे कर पाएगा। और इसी वजह से जब हमने इन तमाम चीज़ों को कन्फर्म करने के बाद वज़ीर आला सिंध के सामने गोश गुजार किया तो उन्होंने सख्त फैसले भी किए और अब इंक्वायरी उसकी चल रही है। और टारगेट फैसल भाई मेरा यही है कि जो होना था हो गया। मूविंग फॉरवर्ड वी नीड टू मेक श्योर कि इस तरह का जो इशू है, चाहे वो यूसी के लेवल पर सतह पर हल होना है, टाउन पर होना है, केएमसीओ करना है, वाटर बोर्ड, जिस किसी को भी करना है, वी नीड टू डू इट, वी नीड टू वर्क टुगेदर। इसीलिए मैंने आपको एम्फेसाइज किया कि ये नहीं है कि यूसी चेयरमैन के पास पैसे नहीं है, हमने पैसे उनको दिए और मजीद 1 लाख रुपए मैंने कहा और देता हूँ आपको। केएमसी के पास पैसे हैं, माली वसाइल से हम बेहतर हैं इस वक्त। तो मैंने कहा जी हर महीने तमाम यूसीज को, इंक्लूडिंग जमात की यूसी हो, जेयूआई की हो, पीएमएलएन की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, सबको पैसे हमने ट्रांसफ़र किए हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि यार ब्लेम गेम ना करो। वो पैसे हैं, 2000 रुपये खर्च करके वो ढक्कन लगा दोगे ताकि कोई इस तरह का वाक़या मुस्तकबिल में ना हो। मुर्तज़ा भाई, वैसे तो बहुत अजीब सी बात है कि हम गटर के ढक्कन लगाने के लिए भी मतलब एक हेल्पलाइन बनाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर आपने ये किया, बहुत अच्छी बात है, किसी की जान बच जाए इससे, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। मगर आपको नहीं लगता कि ये 1334 का लोगों को पता ही नहीं है? इस पे अच्छा काम हो रहा है, मैंने इसको टेस्ट भी किया है, मेरे एक जानने वाले से मैंने कॉल करवाई थी, रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके। मगर लोगों को पता नहीं है कि ये मतलब अगर कहीं ढक्कन नहीं है, तो जिस तरह से आप अपनी सियासी जमात की तशहीर करते हैं या अच्छे कामों की तशहीर करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये कोई जान बचा सकता है? आप इसकी भी कोई एडवर्टाइज़िंग करें, लोगों को मालूम तो हो। मैं तो देखे ना फैसल भाई, अभी भी आपके सामने इस नंबर के ऊपर गुफ्तगू की, मैं जहाँ जा रहा हूँ गुफ्तगू करता हूँ, उसके बारे में बात करता हूँ। हम जो है कोई एडवर्टाइज़िंग करें ना सर, मीडिया मैं पे कोई मैं कैंपेन मैं चलाएँ ये ताकि लोग अवेयर हो ना। ये आपकी बात दुरुस्त है। मैं ऐसा करूँगा कि
हमारे जो डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए हैं कराची भर में मुख्तलिफ जगहों पर, वहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं ताकि शहरियों को ये पता चले कि 1334 हेल्पलाइन सबके लिए अवेलेबल है। पॉइंट टेकन। ये बात इसीलिए मैंने ये सवाल पॉडकास्ट में पूछा क्योंकि बहुत बेसिक था, बहुत शायद अच्छी किसी की बात है, जान बच सके। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुर्जा भाई, आप कराची में ही पैदा हुए? जी, तकरीबन मेरा ख्याल है कि शायद आप अराउंड 45 होंगे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। मैं 25 दिसंबर 1983 की पैदाइश है मेरी, माशाल्लाह। तो मैं हूँ इस वक्त 42 का हो जाऊँगा इंशाल्लाह। सर अगर हम 50 साल पहले के कराची को देखें तो ट्राम चलती थी, सर्कुलर रेलवे थी, बाहर से अगर हम इम्प्रेस मार्केट या कहीं और जाते थे तो फॉरेन विजिटर आते थे, एशिया के खूबसूरत तरीन शहरों में कराची का शुमार होता था। और अगर आज देखें तो कराची जो है वो दुनिया के गंदे तरीन शहरों में 10वें नंबर पर के आसपास है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो तब भी टॉप 10 में आता है। तो इस हाल को पहुंचाने वाला कौन है? वैसे बाय द वे 17 साल से आपकी भी हुकूमत है इस शहर पे, तो आपको फील होता है कि आपका बचपन का कराची और अब का कराची? अच्छा, आपने कहा ना 50 साल पहले, तो यार 50 साल पहले का कराची तो मैंने देखा नहीं है। मैंने अपने वालिदैन से मैंने बड़े भी सुना है जो। जी, और हम मोर और लेस सेम एज के जी होंगे। जी जी। तो हमने सुना है कि बड़ा ज़बरदस्त था, ट्रैम चलती थी, ये सारी चीज़ें। मेरे केएमसी के दफ्तर में खूबसूरत तस्वीर हैं कराची शहर की। पिछले 50 सालों में जिस तरीके से शहर का हाल किया गया वो सबके सामने है, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं इस आपके सवाल को दो हिस्सों में बाइफरकेट करना चाहूँगा। पहले मैं सवाल का जवाब दूंगा, फिर मैं एक काउंटर अपना व्यू दूंगा। ज़िम्मेदार हम सब हैं। 1978 में पहली बार ट्रैम बंद हुई। 78 में हुकूमत ज़ियाउल हक साहब की थी। अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब उसके अगले साल मेयर बन गए और अगले 8 साल तक वो मेयर रहे। तूती बोलती थी उन लोगों की, लेकिन ये मामला एड्रेस नहीं हुआ। उसके बाद एमक्यूएम का दौर आया। 1998 में गालिबन कम्प्लीटली कराची सर्कुलर रेलवे बंद हो गई। 78 में पार्शली बंद हुई और 98 में कम्प्लीटली बंद हो गई। फारूक सत्तार साहब उस ज़माने में सीनियर वजीर बल्दियात थे सूबाई सिंध के अंदर, और सारे एमक्यूएम के दोस्त जो हैं लियाकत जतोई साहब की गवर्नमेंट में उनके साथ नून लीग आ चुकी थी। नून लीग की गवर्नमेंट थी तब। कम्प्लीटली इसको बंद कर दिया गया। उस वक्त तो ना पीपल्स पार्टी थी, ना मैं था, ना मेरा कोई और साथी था। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम उस ज़माने में, मैं 98 का जिक्र कर सकता हूँ, मैं क्लास 9th में था उस वक्त। मैं उस ज़माने में भी गुल कोच, गुलिस्तान कोच, सुपर हसन जई, G3, G7, U5 ये बसें चलती थी। हम इस्तेमाल करते थे, अपने घर से अल हिलाल सोसाइटी से निकलते थे और अपने स्कूल या जहाँ कहीं भी जाना होता था। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम उस वक्त भी अनफॉर्चुनेट है, ठीक नहीं था। जो भी इक़्तिदार में रहा उसने इन मामलात को उस तरीके से एड्रेस नहीं किया, और बदकिस्मती के साथ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हुई कराची शहर में फ्रॉम लेट 80s 90s 2000 में, जो भी हुकूमत थी उस हुकूमत की पहली प्रायोरिटी ये थी कि शहर के अंदर ये हड़ताल का कल्चर ख़त्म हो, बोरीबंद लाशों का कल्चर ख़त्म हो, लॉ एंड ऑर्डर को शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके। बड़ी मुश्किल से 2016-17 के बाद ये चीज़ें अंडर कंट्रोल आईं और अब बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो योर पॉइंट इज़ वेल टेकन कि ये तमाम चीज़ें शहर में थीं तो आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले थीं तो आज क्यों नहीं हो सकती? और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तग-ओ-दो कर रहे हैं कि हाँ यार, इन मामलात को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। बदकिस्मती के साथ जब भी आप कोई काम करने जाते हैं ना, जो सियासी तशनगी है शहर के अंदर वो इतनी ज़्यादा है जो किसी और शहर में नहीं है पाकिस्तान के। एमक्यूएम कुछ कहेगी, जमात कुछ कहेगी, पीटीआई कुछ कहेगी, पीपल्स पार्टी कुछ कहेगी। ये 4 बड़ी सियासी जमातें हो गई। छोटी सियासी जमातें और हैं इस शहर के अंदर। उसकी वजह से कहीं न कहीं जो है ना, मैं समझता हूँ हम सिर्फ़ तनकीद में फँसे रहते हैं और हम बोल्ड फ़ैसले नहीं कर पाते। और इसीलिए जब मैं मेयर बना, मैंने पहली जो डिमांड की या पहली ऑफ़र की अपने साथियों को, अपोज़िशन वालों को, कि जी पीपल्स पार्टी, जमात, एमक्यूएम छोड़ें हम इसको, पीटीआई को। हम सब कराची वाले, लेट्स टॉक अबाउट कराची, लेट्स टॉक अबाउट चार्टर ऑफ कराची, कि कराची में अगर पानी का मसला है तो सिर्फ वो पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, कराची वालों का मसला है। अगर कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला है तो सिर्फ जमात इस्लामी का मसला नहीं है, हम सब का मसला है। अगर कराची में सेफ सिटी नहीं है तो सिर्फ एमक्यूएम का मसला नहीं है, सारे कराची का मसला है। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस चीज़ को उस तरीके से
सियासत की नज़र किया गया। और आज भी मैं अनफॉर्चुनेटली देखता हूँ कि हम बिगर पिक्चर को नहीं देख रहे होते, हम ये छोटे छोटे मामलात में फंसे रहते हैं। जो दूसरा ज़ाविया है इसका, मैं बड़े एहतराम के साथ लोगों के साथ एक काउंटर अपना नैरेटिव देता हूँ। कराची शहर के लिए आपने कहा जी लीस्ट लिवेबल है, इसमें ये ख़राबी है, इसमें वो ख़राबी है। 2012-13 में कराची शहर को कहा जाता था इट वाज द 5th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड। आप उस ज़माने जी में जी टीवी पे 100 लाशें गिरती थी और ये हमारे सामने की सबके सामने हम सब ने देखा वो क्राइम इंडेक्स, उसको 5th डेंजरस सिटी कहता था। आज वही क्राइम इंडेक्स कराची शहर को 128 पे कहता है। वी आर बेटर देन परहैप्स न्यूयॉर्क एंड लंदन इवन। जो इस वक्त लंदन जाते हैं, मुर्तज़ा भाई ये तो आपकी इसका टोटली क्रेडिट आप अपनी पार्टी को दे रहे हैं। मैं गुजारिश कुछ और करना, मैं देखिए मैं सियासत को साइड में रखें, मैं तो बात कर रहा हूँ शहर की। जी परसेप्शन क्या है कि शहर के हालात बहुत ख़राब हैं, राइट। इसी शहर में जहाँ पे आप एक तरफ कहते हैं हालात इतने ख़राब हैं, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल होता है, 142 ममालिक के परफॉर्मर्स आर्टिस्ट आते हैं। हमारे यहाँ उर्दू कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, पिछले दिनों अदब फेस्टिवल हुआ, वर्ल्ड कप वेटरन्स का कराची शहर के अंदर हुआ, इस वक्त नेशनल गेम्स कराची शहर में हो रहे हैं और तमाम चीज़ें बेहतरीन तरीके से हो रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं नहीं यार कराची में तो हालात बहुत ख़राब हैं। और मैं इसलिए इसको एम्फेसाइज़ करता हूँ कि मैंने एक इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट का एक वीलॉग देखा और उसने कहा यार कि हम इस्लामाबाद में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ वो हो गया, यार कराची जाके देखो उसका सीन कितना ऑन है। तो मुझे मेरे दिल को ये चीज़ छुई कि एक इस्लामाबाद का बंदा आके मेरे शहर का मुकदमा लड़े और हम शहर वाले जो है ना आपको नीचे गिराने में या मुझे नीचे गिराने में लगे रहते हैं। अब आ जाए आपके करंट सवाल पे कि इसका क्रेडिट, ऑफ कोर्स क्रेडिट हमारे ऊपर जाता है। हु वाज द कैप्टन ऑफ द ऑपरेशन, हु वाज लीडिंग द ऑपरेशन? सर फौज कहती है हमारा है, नून लीग कहती है हमारा है, 92 का ऑपरेशन वो लोग कहते हैं कि 92 को साइड हमने में कर किया। देना। आप उसके बाद 2014 से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जिसने आज कराची को अमन दिया है ना। 2014 में वजीर आला कौन था? कायम अली शाह। वजीर दाखिला कौन था? कुछ टाइम के लिए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी थे। नहीं, उससे पहले थे। 2013 की गवर्नमेंट के बाद कायम अली शाह साहब खुद थे। पुलिस को, रेंजर्स को जो वसाइल प्रोवाइड करने थे वो किसने प्रोवाइड किए? फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया? नून लीग ने। मैं आप सवाल पूछना चाहूँगा, मुझे बताइए क्या फेडरल गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कराची पुलिस को दे दी थी, सिंध पुलिस को दे दी थी? देखिए बातें करने से ना फैसल साहब हमारा प्रॉब्लम ये है, मुझसे बहस करें फैक्ट्स पे। मैं ब्लैक एंड वाइट वाला आदमी हूँ, मैं फैक्ट्स पर बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं 2015 से हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैं रहा हूँ मुशीर कानून का। जितनी एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स सूबा सिंध के अंदर हुई है ना, बाकी किसी सूबे में वफाक में नहीं हुई। कलेक्टिवली चेक कर लीजिएगा आप जाके। क्रेडिट लेते हैं तो फिर आप इसका क्रेडिट भी लें। लियारी गैंग वॉर आपके दौर में हुआ, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की लड़ाइयाँ आपके दौर में हुई, ये सब भी फिर आपके ज़िम्मे ही जाएगा। जो इस दौरान लाशें जो गिरी वो एथनिक सबका क्रेडिट भी आपको लेना चाहिए। जो एथनिक राइट्स है ना, जो कि 80 से स्टार्ट हुए वो 2014-15 तक चलते रहे ना। उसमें कौन कौन आया? क्या जाम सादिक के दौर में नहीं हो रहे थे वो राइट्स? पीक तो सर अब यही थी। नहीं एक मिनट सर, देखिए फैक्ट्स, जाम सादिक साहब के दौर में नहीं हुआ, अब्दुल्ला शाह साहब के दौर में उनके भाई को भतीजे को शहीद नहीं किया गया, अल्ताफ़ हुसैन साहब के भाई को भतीजे को शहीद नहीं किया गया। ये उन्हीं ज़माने में हुआ ना। एमएनए एमपीएस को सड़क पर मार दिया जाता था। 1997 में हकीम सईद का जब शहादत हुई तो पीपल्स पार्टी थी वहाँ पे? क्या हमारी हुकूमत थी? किसकी हुकूमत थी? कौन लोग थे? ये जो सेलेक्टिव एमनीशिया है ना इस शहर के बारे में, हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा। देखें, मुझे आप कहें कि ये फेडरल गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, मुझे ला के दिखाएं फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया। फौज को तो दे दें थोड़ा। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, रेंजर्स जो हैं हमारे साथ काम कर रहे थे। मैं उन मीटिंग्स में मौजूद होता था जिसके अंदर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब उसको चेयर करते थे, कोर कमांडर साहब नवीद मुख्तार साहब भी थे और जनरल बिलाल डीजी रेंजर्स थे, आईजी सिंध हमारे एडी ख्वाजा भी होते थे, गुलाम हैदर जमाली भी होते थे, मुश्ताक मेहर साहब भी होते थे। अच्छा मुर्तज़ा भाई एक तो ये चेरी पिकिंग जो है ना फैसल भाई, माजरत के साथ पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा होती है कि सारा बुरा जो है ना वो हमारे खाते में डाल दिया जाता है। इसी के ऊपर आ रहा हूँ। ओवरऑल अगर देखा जाए कि आप कह रहे हैं कि एक परसेप्शन बना हुआ है जबकि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ये परसेप्शन कौन बनाता है? मतलब हुकूमत भी आपकी है, आप मेयर हैं, वफाक में भी आप हैं, तो सर क्या वजह है कि कराची की आवाम की वो एक इनर फीलिंग होती है ना, जैसे इनर फीलिंग ये आई थी कि यार मुर्तज़ा वाब ने माफ़ी मांग ली, अच्छी फीलिंग आई थी,
तो ये फीलिंग ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को देखकर क्यों नहीं आती? यार पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली अपने आप को मार्केट नहीं कर पाई ना, ये मैं बड़ा बदकिस्मत है। देखिए ना, जैसे मैंने अभी गटर वाली बात की आपसे कि हम वो भी लोगों को नहीं पता। अनफॉर्चुनेट है। हम्म, देखिए ना, मैं अगर भुट्टो साहब के टाइम से स्टार्ट करूं तो अब्बासी शहीद अस्पताल किसने बनाया? नून लीग ने बनाया, एमक्यूएम ने बनाया, जमात ने बनाया। भुट्टो साहब ने 1974 में बनाया। लियाकताबाद सुपर मार्केट, आज हम डॉल्मेन मॉल की बात करते हैं, लकी मॉल की बात करते हैं या ओशन मॉल की फलां की बात करते हैं। लियाकताबाद सुपर मार्केट आप जाके देखिए कि भुट्टो साहब ने 1970s में स्टैब्लिश की, क्या सिचुएशन थी। ठीक है, फ्रॉम गुलशन हदीद, स्टील टाउन, पाकिस्तान स्टील मिल, पोर्ट कासिम, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। बीबी शहीद का दौर आता है, कराची के इतने बड़े फ्लाईओवर्स थे वो 88 की 93 गवर्नमेंट में बने। ये 5-5 लेन के नाज़माबाद के जो फ्लाईओवर हैं वो बने उस ज़माने में। एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी थी उस ज़माने में जब ये काम स्टार्ट हुआ। मुशर्रफ साहब के दौर की बात कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, वो तो हम सिर्फ 2001 का ही सोचते हैं, सिलेक्टिव एमनीशिया है ना। आप मुझसे आज उस दौर के जो फ्लाईओवर अंडर पासेज है ना, मेरे साथ आज आप बैठ के उस पर बहस कर लें कि वो तमाम एमक्यूएम के दौर में, जमात के दौर में 12 साल जमात ने हुकूमत की, एमक्यूएम तो हमेशा से हुकूमत में थी और हमेशा रहना चाहती है। आप मुझसे कंपेयर कर लें, मैं आपको बताता हूँ कितने अंडर पासेज फ्लाईओवर्स उन्होंने बनाए। रूट कॉजेज़ को उन्होंने एड्रेस नहीं किया। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर आप देखें ना, कि आज आप माई कुलाची जाते हैं बाईपास, वो किसके दौर में बना? आज आप शहीद मिलत से डायरेक्ट जिसको कोरंगी जाना है, जिसको डिफेंस जाना है, वो बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे लेता है, वो किसके ज़माने में बना? लियारी एक्सप्रेस वे किसके ज़माने में काम स्टार्ट हुआ? किसका ख्वाब था? ये भी शारे भुट्टो स्टार्ट हुई। मुर्तज़ा भाई, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि देखें, एक मुस्तफ़ा कमाल का एक नाम आता है कि उन्होंने अंडरपास बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इस बहस में नहीं जाते उन्होंने कितना काम किया, कितना नहीं किया, मैं किसी की साइड भी नहीं लेना चाहता। मगर एक परसेप्शन है कि यार मुस्तफ़ा कमाल जब थे, उनके दौर में एक कराची बदलता हुआ, एक वक़्त ऐसा भी था कि पूरा कराची आधा खुदा हुआ था। मगर जब वो उनका एंड हो रहा था उनके उसका, तो एक चीज़ बनी हुई कुछ नज़र आई। आपका भी 1 साल रह गया सर, कोई ऐसा प्रोजेक्ट 1 है साल नहीं कि रहता यार, अभी मेरे 18 महीने रहते हैं। 18 महीने चले, जी। 18 महीने। तो आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा मास्टर प्रोजेक्ट है कि जब आप जाएँगे तो आप बोलेंगे कि यार ये मेरी परफ़ॉर्मेंस है और ये मैंने कराची को दिया और उसके शहरियों को दिया? देखिए, पहली चीज़ तो ये है ना कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में, मैं अगेन कंसीड करूँगा ना, परसेप्शन इज़ एन इशू। पीपल्स पार्टी अपने आप को मार्केट नहीं कर पाई। मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये तय कर लिया जाए कि उस दौर में मुशर्रफ साहब ने कितने पैसे दिए थे। वो तो मैं खुद कहते हैं मैंने 350 अरब गालिबन लगाए राइट, हुए हैं। अब 350 अरब को अगर आप कंपेयर करेंगे मौजूदा हालात से, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस ज़माने में ना अदालत पूछती थी, ना नैब पूछता था, ना एफआईए पूछती थी, ना सियासी तशनी थी। उनके साथ तो जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन नहीं थे ना, उनके साथ तो फला बंदा रोज़ ये नेगेटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था। उस ज़माने में कराची शहर की जो आबादी थी वो 98 लाख थी। आज कराची शहर की आबादी जो है वो 3 करोड़ लिखत में 2 करोड़ 3 लाख आती है। देयर आर मल्टीपल इश्यूज़। हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। हमारे दौर में आपको 45 साल बाद हब कनाल नई बनते हुए नज़र आती है। हमारे दौर में आपको पहली बार कराची शहर के अंदर वाटर रिसाइकलिंग, आप जो गटर में अपना सारा पानी, गटर का पानी सारा जो समंदर में फेंक रहे थे विदाउट ट्रीटमेंट, वो होते हुए नज़र आता है। 31 दिसंबर में आपको डेट देता हूँ। हमारे दौर में शारे भुट्टो आपको इंशाल्लाह कंप्लीट होते हुए नज़र आएगी। 23 मार्च की हमने डेडलाइन अभी उसकी रखी हुई है। हमारे दौर में आपको कराची शहर के अंदर मल्टीपल फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, विद द एक्सेप्शन ऑफ एक जो मीना बाज़ार पे हालात हुए हैं अनफॉर्चुनेट, और एक यूनिवर्सिटी रोड, आपको चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। वेस्ट टू एनर्जी पे हम जा रहे हैं, बायोगैस कचरे से हम डेवलप करने जा रहे हैं, अपने पार्क्स को, अर्बन सेंटर्स को, प्लेग्राउंड्स को बेहतर करने हम जा रहे हैं। सेफ सिटी इसी दौर में कंप्लीट होने जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में तो एक बड़ी ख़ास बात थी ना, काम कोई भी करे तख्ती उनकी लगती थी। जब तख्ती लगने का टाइम था वो कहते थे कि वो जो कौन सा पुल था जो गिर गया था, शेरशाह का पुल गिर गया था, तो जब गिर गया तो उन्होंने कहा नहीं एनएचए ने बनाया था, और वैसे वो कहते थे यार वो तो हर चीज़ हमने बनाई है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हमें इस बात का इत्मीनान है कि जो शहर की खोई हुई सिमत थी ना, वो सिमत हमने पकड़ ली है। नाउ द सिटी इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इस वक्त बल्दियाती इदारों को वसाइल का फुकदान नहीं है,
सिर्फ काम करने की नीयत चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि हाँ यार काम कर सके, रस्साकशी ख़त्म हो जाए, मैं समझता हूँ थिंग्स कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड। लेकिन अगर रस्साकशी कर कौन रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। रोज़ आप सुबह तो 11 बजे प्रेस कराची के कॉन्फ्रेंस कौन करता है? सर, आप तो कराची के सबसे बाइख्तियार मेयर हैं, ठीक है? कौन कर रहा है? मतलब आपकी मैं हुकूमत इतना सूबे में, मैं इतना बाइख्तियार हूँ, पार्टी भी आपकी, वफाक में भी आप हैं सर। मैं अभी सुन लीजिए, मैं इतना बाइख्तियार हूँ कि मैं कोई फ़ैसला करता हूँ ना, तो उसके ऊपर अदालत से स्टे ऑर्डर आ जाता है। और नेमतुल्लाह साहब ने शहर की सड़कों को कमर्शलाइज़ कर दिया, शहर के मास्टर प्लान की ऐसी की तैसी कर दी थी उस वक्त की सिटी काउंसिल ने, और किसी ने इंटरफेयर नहीं किया था। नहीं तो मास्टर प्लान तो दोबारा भी बना था मुस्तफ़ा कमाल साहब जी, के दोनों दौर ने में। किया ना, तो आपने, आई रेस्ट माई केस। आप सोचें कि उस ज़माने के वो भी मेयर थे, मैं भी मेयर हूँ, उन्होंने कहा यार ये सड़क आज से रेजिडेंशियल नहीं है, कमर्शियल है। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में लास्ट मास्टर प्लान बना था। तो क्या मास्टर प्लान बनाना एक कोई बहुत मुश्किल काम होता है कि हम उसको दोबारा से किधर है बनाकर वो कोई मास्टर प्लान? छोटी-मोटी फैसल मॉडिफ़िकेशन भाई कहाँ है करके, मास्टर? अगर वो बुरा भी था, तो आप बेहतर नहीं कर सकते या आपकी पार्टी उसको? अगेन देखें, ये भी मफरूज़ा है, किधर है वो मास्टर प्लान? सर वो दावा करते हैं, आप उनसे पूछें जाके कि कहाँ है? यार दें। अगर कोई चीज़ बनी होती है तो आप तो बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, तारीख़ को पढ़ते भी हैं, पुराने सहाफ़ी हैं, बताएं मास्टर प्लान कहाँ है? देखिए, बदकिस्मती के साथ जो शहर का बेसिक मास्टर प्लान था, वो मास्टर प्लान के अंदर तब्दीली होना शुरू हुई नेमतुल्लाह साहब के दौर में। हुँ, जो मैं समझता हूँ, मैं कोई उस पे करप्शन एलिज नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ गलत फ़ैसला था। वो गलती हुई मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में, कोई करप्शन एलिज नहीं करूँगा, बट मैं समझता हूँ गलत फ़ैसला था। मेरी राय है, आई कैन बी रॉन्ग, बट मैं ये ओके। समझता हूँ कि उसका फ़ैसले की आज खमियाज़ा कराची शहर भुगत रहा है। व्हाई? बिकॉज़ जिस प्लॉट पे 5 लोग रहते थे, आज वहाँ पे 20 मंजिला इमारत बनाने की इजाज़त दे दी गई। मास्टर प्लान इसलिए नहीं बना कभी कि शहर की जो मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं, आप मुझे बताएँ कि क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब पोर्ट कासिम के लिए मास्टर प्लान बना सकते थे? हुँ, केपीटी के लिए बना सकते तो थे? उनका इख्तियार नहीं है ना। तो शहर का मास्टर प्लान नहीं हो सकता। अभी आप जिस जगह पे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं आप? मेरा ख्याल है ये सीबीसी के अंडर है। नहीं, मैं आपसे वैसे सीबीसी नहीं है ये एरिया, ये केएमसी का एरिया है। केएमसी पीछे का, अच्छा कच्ची अच्छा। आबादी है, ठीक है, केएमसी ठीक है, की है, ठीक। सीबीसी थोड़ा सा आगे है। कईयों बाद से जब आप इस जगह आएँगे, तो रास्ते में एरिया जो है, वो डीएचए का भी आता है, वो कैंटोनमेंट भी आता है, और केएमसी या टाउन्स का भी आता है। प्रॉब्लम ये है कि शहर इस तरह ओवरलैप जुरिसडिक्शन में चल रहा है कि केएमसी या केडीए या कोई एक इदारा ये मास्टर प्लान बना नहीं सकता। और जब लोग बातें करते हैं ना कि यार मास्टर प्लान नहीं बना, ये बुनियादी मसला ये है, जब तक एक सिंगल अथॉरिटी नहीं होगी, हर इदारा अपना-अपना काम करे। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि भाई मैं पोर्ट कासिम का इंचार्ज हो जाऊँ, या मैं केपीटी का इंचार्ज हूँ, या मैं सिविल एविएशन का इंचार्ज हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक ब्रॉड बेस्ड आइडिया एक्सपर्ट्स की मदद से कराची शहर का वो मास्टर प्लान बने, जिसको तमाम रिस्पेक्टिव अदारे फिर फॉलो करें। तो मुर्तज़ा भाई ये करेगा कौन? मुझे ये बताएँ कि आप इस वक़्त बहुत पावर में हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी आपकी बहुत अच्छी है। अगर आप अभी ये जब ये तरमीम का मामला चल रहा था, आप इस पोज़ीशन में थे कि कुछ मनवाना चाहते तो ईज़िली मनवा सकते थे। तो ये मतलब शहर की बेहतरी के लिए क्या आप ये स्टेप नहीं ले सकते थे कि यार उनसे कुछ मतलब करवा लें कि यार एक कोई मास्टर प्लान मिल बैठ के बना लेते हैं, मैं जिस पे सब एग्री हो जाएँ? देखिए, मैं समझता हूँ इस्लामाबाद कराची से बहुत दूर है। हुँ, जब बिल्कुल। भी वज़ीर आज़म कराची आता नहीं है, आता है तो कुछ घंटों के बाद चले जाता है, और ये तवातुर के साथ अगर आप देखें ना, बड़े अरसे से यही चल रहा है। अ, मैं लास्ट जो मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से 26वीं तरमीम के ज़माने में गुफ्तगू होती थी, मैं कहता था जी कराची को आपकी मदद चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। वो कहते हैं हाँ, हाँ, करते हैं, करते हैं। अभी भी जब मीटिंग हो रही थी तो मैंने कहा जी वो कराची के लिए कोई पैकेज तो दें डेवलपमेंट। वो कहते हैं हमारे पास तो खुद पैसे नहीं हैं। अब ये मुझसे ऐसी बातें आप ना खुलवाएँ ना। देखिए, प्रॉब्लम ये हम सब बड़े टेरिटोरियल होते हैं, नोबडी वांट्स टू डाइवेस्ट पावर। हुँ, अब आप मुझे बताइए, कराची एयरपोर्ट कहीं से इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगता है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं लगता। मैं किसके अंडर है वो? ऐसा लगता है दुनिया ही बदल गई जब पाकिस्तान में आते हैं राइट? हम। किसके अंडर है? सिविल एविएशन सिविल अथॉरिटी है। एविएशन, जी, जी। हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन इंप्रेशन जो पाकिस्तान से बाहर से आएगा वो कहेगा बिल्कुल यार यही, ये क्या पीपल्स पार्टी ने कर दिया यार। बिल्कुल यही। लेकिन काम किसने, कोई ब्यूरोक्रेट अफसर हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, पता नहीं कब कराची आते हैं। मतलब वही बात आ पॉइंट गई ना, पॉइंट आप अब प्रोजेक्शन नहीं कर पाए ना, आपने खुद ये एतराफ़ किया कि पीपल्स पार्टी हमने नहीं कर पाती। ये कोशिश हम अब यही कर रहे हैं कि हुँ, हम अपने कामों को प्रोजेक्ट करें, अपने कामों को हाइलाइट करें कि ये नहीं है कि हुँ, पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। अगर पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया होता तो आज भी जेपीएमसी का वही हाल होता जो माज़ी में था, हुँ, एनआईसीवीडी का वही हाल होता, आज कराची शहर में एसआईयूटी नहीं होता,
कराची शहर में NICH नहीं होता, कराची शहर में इंडस हॉस्पिटल नहीं होता, कराची शहर में NED यूनिवर्सिटी या सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नहीं चल रही होती। ये सारे काम किए हैं तभी तो आज ये हालात है। जो कमी कोताहियाँ रही हैं उसको मैं एतराफ़ करता हूँ, हाँ ये खामियाँ इनको एड्रेस करना चाहिए था, इसमें शायद हम लेट हो गए। लेकिन ये जो बार बार बात की जाती है ना, मैं समझता हूँ ये हकीकत नहीं है, ये परसेप्शन ज़्यादा है। और जिस दिन चाहें जिसके साथ आप बिठाना चाहें ना बिठा सकते हैं। आई कैन टेल यू व्हाट पीपल्स पार्टी हैज़ डन एंड दे कैन टेल एनीवन कि व्हाट दे हैव डन। मुर्तज़ा भाई, आप दावा करते हैं कि आपने KMC को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया माली तौर पर। KMC इस वक्त कितना रेवेन्यू कमाती है? लास्ट ईयर हमने 30 जून 5.5 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया है और उससे 1 साल पहले जब हमने सिस्टम टेक ओवर किया तो 1.5 अरब रुपए आमदनी थी। इस वक्त महीना सिर्फ मैं अपना MUCT महीने के 35 से 38 करोड़ रुपए कमाता हूँ, जिसमें 10 करोड़ रुपए मेरा बिजली का बिल है। आपको पता है KMC अपना बिजली का बिल खुद नहीं पे कर सकती थी, आपको पता है सिंध गवर्नमेंट पे करती थी, आज हम खुद पे कर रहे हैं। 24-25 करोड़ रुपए मेरे पास बचते हैं डेवलपमेंट करने के, वो मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ। मेरी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको मैंने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया, उससे आमदनी में इजाफा हुआ। और कुछ सपोर्ट हमने गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट्स लेके गए, उनको अप्रूव कराया, उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। वो ADP जो कि बंद पड़ी रहती थी, छुपी होती थी, आज वो ADP कराची शहर के ऊपर लगती हुई नज़र आ रही है। हाँ, जो मेरे नाक़िद हैं, मेरे जो अपोनेंट्स हैं, वो ये कह सकते हैं काम कम है। नेचुरली कराची शहर के अंदर 12 टाउन ऐसे हैं जो कि मेरे नहीं हैं, 9 जमात के, 3 PTI के हैं। अब मेरा कसूर नहीं है कि उन्होंने शहर की हर सड़क को काटने की इजाज़त दे दी। अब जो बंदा गुलशन से गुजरता है, जो बंदा लियाकताबाद से गुजरता है, जो बंदा नॉर्थ नाज़िमाबाद से गुजरता है, बहादुराबाद से चांदनी चौक से गुजरता है और रोड टूटी हुई देखता है तो कहता है यार देखो ये इन्होंने क्या कर दिया। तो इसलिए मैं लोगों को हमेशा ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। और ये नहीं है कि वो सुई गैस कंपनी ज़बरदस्ती आके काट दी, उन्होंने 14 अरब रुपए इनको दिए। अब मैं कहता हूँ भाई 14 अरब रुपए जो लिए हैं उसको लगाओ तो सही। तो मैं इस साल डेवलपमेंट पे अपने शहर में 30 अरब रुपए खर्च कर रहा हूँ। 14 अरब रुपए इनके पास रोड कटिंग के हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको क्लिक के ज़रिए 6 अरब रुपए और मिले हैं, इनके ओन सोर्स रेवेन्यू अलग है। तो शहर में सिर्फ बल्दियाती इदारों के ज़रिए, इसमें KD आप शामिल ना करें, सिर्फ टाउन्स और KMC अपने रिसोर्सेज के ऊपर शहर के अंदर 50 से 55 अरब रुपए की डेवलपमेंट कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये डेवलपमेंट होगी तो फैसल भाई नेक नामी किसकी होगी? आप ही की होगी, मेरी होगी। तो क्या जमात इस्लामी को काबिल कबूल है ये चीज़? आप कह रहे हैं कि वो जानबूझ के नहीं करते? देखिए मैंने कहा ना कि सियासी सर, वो तो पोलराइजेशन, बड़ी वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे वो उन्होंने एक वो मॉडल रोड बनाया था और वो बनाया था, वो तो बाकायदा हाईलाइट करते हैं कि मतलब ये हमने किया है और ये किया। उन्होंने तो मैं देखता हूँ कि पैसे हमने दिए हुए हैं क्लिक के, सड़क का इफ्तिताह करने जा रहे हैं मुनीम ज़फ़र साहब, जाइए अमीर खुसरो रोड देखिए, पैसे हमने दिए हैं और तख्ती जो है वो हल सिर्फ जमात इस्लामी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैं इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहता, बट मैं आपको फैक्ट्स ही बताना चाहता हूँ चलें सर, आप कि देखिए मेयर उनका हैं पॉलिटिकल तो पर्सपेक्टिव। ठीक फैसल है। भाई देखें, कोई सियासी हरीफ, देखिए अमेरिका में, लंदन में जब इलेक्शन हो जाता है ना, फिर सियासत ख़त्म हो जाती है। फिर आप काउंसिल में आके, आप असेंबली में आके, कांग्रेस में आके सियासत करते हैं इशूज़ के ऊपर। मुर्तज़ा भाई, एक बात रह जाएगी, मैं ये पूछना चाह रहा था, देखें कराची की सड़कों का बेसिक इशू क्या है? ऐसा नहीं है कि सड़कें बनती नहीं हैं, बनी 6 महीने बाद टूट गई, या बारिश आई उसके बाद सड़क आधी बैठ गई। तो ये क्या रीज़न है कि क्या आपके इदारे में करप्शन बहुत ज़्यादा है कि मतलब सड़क बनती है तो वो मटेरियल उस तरह का नहीं डलता, किकबैक्स हैं, क्या वजह है कि ये चीज़ें होती हैं? देखिए इसकी 2-4 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि सब स्टैंडर्ड काम भी किया जाता है। आप नज़र नहीं रखते? क्या ये आपकी मैं ज़िम्मेदारी नहीं? देखिए मेरा दौर तो अभी चल रहा है ना। हम तो जब हमने टेक ओवर किया KMC कुछ कर ही नहीं रही थी, ये तो अब काम करना स्टार्ट किया है। तो एक चीज़ तो ये है कि हाँ, सब स्टैंडर्ड का एक एस्पेक्ट है जिसको बेहतर तरीके से स्क्रूटनाइज करना चाहिए। हमने थर्ड पार्टी कंसल्टेंट रखा इसलिए कि इंजीनियर वेरीफाई नहीं करेगा, वो थर्ड पार्टी वेरीफाई करेगी, उसके बाद पेमेंट की जाएगी। दूसरा एस्पेक्ट है इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ, वो है टेंडरिंग। फैसल भाई, सरकार फैसला करती है कि ये पानी की बोतल उसको लेनी है, इस पानी की बोतल की प्राइस है लेट से 100 रुपये। मैं कहता हूँ इसका अखबार में ऐड आएगा और इस पर बिडिंग होगी। रूल यही है। रूल यही कहता है, कानून ये कहता है।
जब बिडिंग होती है ना तो हर बंदा आके कहता है कि मैं इसको 25% बिलो पे बनाऊंगा, 20% बिलो पे बनाऊंगा। आप मुझे बताएं, जो कि 100 रुपए की चीज़ सरकार ने खुद जिसका तयन किया हुआ है, कोई शख्स उसको 80 रुपए में बना सकता है? नहीं बना सकता। ये हमारे मुल्क का प्रोक्योरमेंट मैनुअल का सबसे बड़ा फ्लॉ है मुल्क भर के अंदर। तो सर आप इस तरह की बिडिंग और इस तरह की ऑफर एक्सेप्ट क्यों करते हैं? ये भी तो एक बात है ना। वो कानून ये कहता है लोएस्ट बिड मुझे एक्सेप्ट करनी है ना, कानून ने इस बात की गुंजाइश है। तो बनाने के बदकिस्मती के साथ बाद जब थर्ड पार्टी से आप ऑडिट कराते हैं उसको रिजेक्ट कर दें। आपको इतने इस सारे स्टैंडर्ड का आपको बना ही इतने नहीं। सारे काम अधूरे क्यों नजर आते हैं? उसकी वजह यही है, हर प्रोजेक्ट रिवाइज क्यों होता है? ये रेड लाइन का मंसूबा है कराची यूनिवर्सिटी का। जब बिडिंग हुई थी तो डॉलर का रेट ट्रांसपोर्ट के देख रही है ना, जी ये भी खैर आपके लेकिन जिम्मे ही लगता है मैं कि मुर्तजा वहाब की हर वजह चीज से। मेरे ऊपर, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। करीमाबाद वाला भी आपके हाँ, गले आता है वैसे। जब बिडिंग हुई तो 145 रुपए का डॉलर था, आज डॉलर 300 रुपए का है। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि जो मैंने काम लिया है मैं तो इस रेट पे काम कर ही नहीं सकता हूँ। उसको रिवाइज किया अभी गवर्नमेंट ने। कानून कहता है मैं 15% से ऊपर रिवाइज नहीं कर सकता, कानून में लिखा हुआ है ये 100% रिविजन रिक्वायर्ड है। डॉलर चाहे डबल हो जाए, हाँ आप उसमें 15% करेंगे। क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि जो रिविजन है ना दैट कैन नॉट बी बियॉन्ड 15%। अब अनफॉर्चुनेट ये 2002 में कानून बना दिया गया, वो आज भी चल रहा है। हम दवाइयाँ लेने आते, दुनिया भर में दवाई खरीदते हैं आप, इट शुड बी बेस्ड ऑन क्वालिटी। यू नो, जिसके पास उसका दवाई का एक्सक्लूसिव लाइसेंस है, उसका रेट तय है, उससे बल्क की डील कर लें। कहते हैं नहीं, इसकी बिडिंग होनी चाहिए। मैं अभी एक डांसिंग फाउंटेन शहर में एंटरटेनमेंट के लिए करने जा रहा था, तो मैंने पूरे पाकिस्तान में चेक किया, कोई बंदा कोई कंपनी डांसिंग फाउंटेन नहीं बनाती। डांसिंग फाउंटेन आपको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा। बैरियर टाउन से रब्ता करते इतना अच्छा लगा। उन्होंने भी बाहर से मंगवाया ना, उनसे रब्ता करूँगा तो कोई और मसला ना हो जाए। हाँ, फिर आप इल्ज़ाम लगा देंगे कि यार हो गई, सेटिंग हो गई है। सो गुजारिश मैं कह रहा हूँ कि चाइना राइट, लेकिन चाइना से मैं बिडिंग करनी पड़ेगी। वो एक बिडर है, लोकल कंपनी, वो कहेगी यार ये मैं आपको ऐसा करता हूँ, ये 100 रुपये की नहीं, मैं आपको 90 रुपये की दे देता हूँ। बिडिंग प्राइस आपको उसकी वेबसाइट पे नज़र आ रही है। इस तरह के इश्यूज़ हैं। मैं आप सड़क पर गुजर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं इस वक्त, मैं बरमला कहता हूँ कि मेरे पास पैसे हैं। मैं जिस सड़क से गुजरता हूँ मुझे सड़क टूटी हुई नज़र आती है। आई विल टेल माई इंजीनियर कि इंजीनियर यार, लेट से आप इंजीनियर हैं, माजरत तो आपको मैं इंजीनियर कह रहा हूँ, KMC का मुलाजिम कह रहा हूँ, यार फैसल ये सड़क बना दो। जो शहरी सुन रहे होंगे तालियां बजाएंगे, ज़बरदस्त यार कि देखो बस कल बन गई। फैसल कहता है यार साहब तो कह के चले गए रोड बना दो, रोड में बनाऊंगा कैसे? मुझे PC1 बनाना है, PC1 अप्रूव कराना है, अखबार में ऐड देना है, बिडिंग करानी है, बिडिंग करने के बाद जो लोएस्ट एवेल्युएटेड बिड है उसको काम देना है। फिर जब मैं उसको काम दे दूंगा तो एक काम के ऊपर 100 बिडर आते हैं, एक को मिलता है, 99 को नहीं मिलता। जिन 99 को नहीं मिलता वो फिर तोहमत लगाता है, कहता है यार इनकी मिली भगत थी, इनकी सेटिंग थी, इसलिए इन्होंने इसको काम दिया, उनको काम नहीं दिया। कहीं कोर्ट में केस फाइल हो जाता है, कहीं नैब की इंक्वायरी स्टार्ट, FIA की इंक्वायरी स्टार्ट, एंटी करप्शन की इंक्वायरी स्टार्ट, आप फंस जाते हैं। तो मैं पॉडकास्ट वगैरह, चूँकि इसमें टाइम आपके पास होता है, मैं चाहता हूँ हम शहरियों को ये चीज़ एक्सप्लेन करें कि यार कोई रूलर, कोई हुक्मरान, कोई लीडर ये नहीं चाहेगा कि वो काम कर सकता और वो काम ना करे। इट्स नॉट लाइक कि वो अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं ना वो मेरे ज़ाती अकाउंट में आ जाएंगे, नहीं, वो KMC के अकाउंट में पैसे पड़े, मैं पैसे खर्च करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज द प्रोसेस इज टीडियस, द प्रोसेस इज कम्बरसम एंड द प्रोसेस विद ग्रेट रिस्पेक्ट इज स्टूपिड। मुर्तज़ा भाई, मैं भी कराची से ही ताल्लुक़ है और मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो लाहौर में रहते हैं। ये सारा लाहौर भी इसी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, बड़ा शहर है। ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ क्यों नहीं है? वहाँ कोई सड़क बनती है तो उसका अंजाम ये नहीं होता जो कराची की जहांगीर रोड का या और सड़कों का होता है कि एक बारिश के बाद बैठ जाए। ये करप्शन वहाँ भी होती है। माज़रत के साथ नून लीग के ऊपर भी कोई नेक नाम नहीं है करप्शन के मामले में, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगते हैं, मगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमें अलग नज़र आता है। इसका क्या रीज़न है कि हम कराची को लाहौर से कंपेयर ही नहीं कर पाते? जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लाहौर शहर में हुई है वो कराची में हुई होती तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। जब वफाकी हुकूमत अपना ख़जाना आपके लिए खोल देगी, उसको कोई और शहर नज़र नहीं आएगा, एक ही शहर नज़र आएगा, तो यही होगा। तो सर मैं आपको वफाकी एग्जांपल देता हूँ हुकूमत में हैं, अगर यार, पैसों का सिर्फ वो है तो आप चीज़ें मनवा भी तो सकते हैं ना। इस वक्त तो आप मतलब चले मैं अभी कहता हूँ शहबाज साहब, सर
ਤੁਸੀਂ कराची वास्ते भी कुछ सोचो। नहीं नहीं इस तरह से नहीं ना सर, जिस तरह से 28वीं तरमीम के लिए 27वीं 26वीं तरमीम के 28वीं लिए तो अभी नहीं आई है। जो उस पे भी मैं आ देखिए रहा मैं हूँ तो बात हल्फिया करने। ये पानी पड़ा हुआ है, हाँ हल्फिया कहता हूँ कि 26वीं के टाइम भी प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा, 27वीं में भी कहा है, कहता हूँ मैं अपने शहर का मुकदमा लड़ता हूँ। मेरा मेरा राइट है, मेरी ड्यूटी है वो तमाम चीज़ें करना। हमारे यहाँ तो हाल यार ये है कि एग्जीबिशन होती है ना एक्सपो सेंटर में, उसकी सड़क भी केएमसी से बनवाई जाती है। हाँ, वो बिन कासिम टाउन पे स्टील मिल के एरिया में कोई इन्वेस्टर आ रहा होता है तो हमें कहा जाता है यार सड़क बना दो, लेकिन हम चोर हैं। अभी आपने 27वीं तरमीम और 26वीं तरमीम की बात की तो मुझे याद आ गया, 27वीं तरमीम की ड्राफ्टिंग में आप माशाल्लाह पेश थे। आप बैरिस्टर भी हैं तो जाहिर सी बात है इसलिए पार्टी की हेल्प कर रहे होंगे। ये बताएं कि 28वीं तरमीम के ऊपर भी आपको कोई काम दिया गया है? उसकी भी कुछ चल रही है ड्राफ्टिंग वगैरह की? मैं खबर आपको ये दे रहा हूँ कि 28वीं तरमीम पे कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, मैं 26वीं का भी हिस्सा था। पार्टी की मेहरबानी है कि वो इनपुट लेती है जहाँ कहीं गुफ्तगू करनी होती है। 27वीं का भी हिस्सा रहा। जो हमेशा विश लिस्ट होती है उसमें और जो एक्चुअली चीज़ें होती है उसमें एंगेजमेंट के बाद बड़ा डिफरेंस होता है। तो जो 27वीं तरमीम होनी थी वो हो गई है, सब पास हो गई है। इस वक्त आज की तारीख तक तो मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि 28वीं तरमीम ड्राफ्टिंग छोड़ें इवन अंडर कंसिडरेशन नहीं है। मुर्तज़ा भाई, हमारे मुल्क में जो है हर कुछ साल के बाद जो है या महीनों के बाद नए सूबे की बहस शुरू हो जाती है कि जितने ज़्यादा सूबे होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनेंगे, हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। पीपल्स पार्टी माजरत के साथ इस मामले में मुझे लगता है कि डबल प्ले करती है। जब जनूबी सूबे की बात होती है तो आप कहते हैं सो बिस्मिल्लाह, हज़ारा की इधर उधर कोई भी सूबे की बात आई तो कहते हैं बनाएं, बिल्कुल बनाएं। जैसे ही सिंध की बात आती है तो आप नारा लग जाता है मरसूं मरसूं सिन्ना देसूं। तो ये ड्यूल पॉलिसी आप एग्री करते हैं कि क्यों है, इसका रीज़न क्या है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मियाँ आमिर महमूद जो कि लाहौर के नाजिम थे, वो कराची आके गुफ्तगू करके जाते हैं। जी जी। ये एक थोड़ी सी समझ नहीं आती। देखिए मैं बताऊं आपको कि हमारे आइन में हर चीज़ का तरीक़ेकार दर्ज है। सूबों की क्रिएशन के हवाले से भी तरीक़ेकार दर्ज है। पीपल्स पार्टी का कोई इसके अंदर दोहरा मयार नहीं है। पीपल्स पार्टी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती है, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है और पीपल्स पार्टी कहती है कि जी जो फैसला होना है वो आइन के तहत होना है। अब आइन ये कहता है कि जिस सूबे के अंदर आपको नया सूबा क्रिएट करना है, सबसे पहले उस सूबे की अपनी असेंबली को तो गालिबन 2/3 अक्सरियत से ये चीज़ करने की ज़रूरत है, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। सूबा सिंध के अंदर टिल डेट आज तक, चाहे वो अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब का दौर हो, जाम सादिक अली साहब का दौर हो, लियाकत जतोई साहब का दौर हो, अब्दुल्ला शाह साहब का, कायम अली शाह का, मुराद अली शाह साहब का दौर हो या अली मोहम्मद मेहर का दौर हो, ये कभी भी इस तरह की करारदाद नहीं पास हुई। पंजाब में इसके बरक्स करारदाद पास हुई, जिसके बाद गालिबन जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उन्होंने एक सदर्न पंजाब का सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनाया, बिल्कुल, जहाँ पे उन्होंने कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बिठाया भी है ताकि लोगों के अंदर आसानियाँ सकें। तो देयर इज अ डिफरेंस। पीपल्स पार्टी कहती है कि जो उसूल है, जो तरीक़ेकार दर्ज है उसको फॉलो किया जाए। अब अगर कोई शख्स जिसका ताल्लुक़ लाहौर से है, वो लाहौर में तो ये गुफ्तगू नहीं करता बट कराची आके ये गुफ्तगू करता है, तो कहीं ना कहीं नियत। मगर सर जो आपकी सिंध की लोकल आपकी अपोजिशन है वो भी तो ये चाहती है करारदाद ले आए। और आप अच्छा, लोकल ऑपोजिशन कौन है बताएं ज़रा। एमक्यूएम कह लें सर या मुझे मतलब बताएं, जमात एमक्यूएम इस्लामी कह लें। एमक्यूएम माशाल्लाह 88 में हुकूमत में थी, 90 में हुकूमत में थी, 97 में हुकूमत में थी, 2002 में तो तूती बोलती थी। सर 2008 वो तो अपना कोटा सिस्टम वाला मामला नहीं कर पाए, उसको तो हटा दें, वो एक अलग बहस है। नहीं तो फिर मुझे मैं बताएं ना। मैं जी देखिए जी देखिए कराची में बैठते हैं तो कुछ कहते हैं, लड़काना जाते हैं तो सिंधी टोपी पहन के कहते हैं मैं आता कि हूँ एमक्यूएम पे आता हूँ, मज़े की बातें करनी है MQM पे। यही पीटीआई वालों का भी यही हाल है। आप ज़ाती तौर पर क्या कहते हैं कि अगर किसी भी सूबे को हटा दें, आप सिंध को ओवरऑल बात कर रहे हैं, अगर किसी भी सूबे को तोड़कर हम वहाँ पर मज़ीद सूबे बनाते हैं, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा? देखिए मैं समझता हूँ एक ऐसा मुल्क जहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही पोलराइज्ड है, बहुत ही चार्ज्ड है,
हमें फ्रिक्शन को अवॉइड करने की ज़रूरत है। सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पे कंप्लीट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको नज़र आती है। आप चाहते हैं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट सूबाई सिंध के अंदर स्टार्ट हो जाए? आप चाहते हैं, क्या ये आपका टारगेट है? अगर आपका टारगेट ये है कि आप गवर्नेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो उसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। उस तरीक़ेकार के ऊपर काम करें कि हाँ जी, लोकल काउंसिल को कैसे आप मज़ीद मुस्तहकम कर सकते हैं, सूबों को और मज़ीद आप कैसे एम्पावर कर सकते हैं कि मज़बूत सूबा, मज़बूत वफाक, मज़बूत पाकिस्तान, इनके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है। देखिए, आप तो जो है सिंध पर हुकूमत भी है आपकी और आप दावा करते हैं कि सिंध की आवाम आपके साथ है। तो अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर आप मौका दें, पाकिस्तान की आवाम भी हमारे साथ होगी, हमें कैनवस तो करने दें। सर, मौका इलेक्शन में मिला था अभी 2024 में। हमारे साथ ऐसे ऐसे हालात होते हैं कि हमारे लीडर को तो बाहर निकलने नहीं दिया जाता। सर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमने मुर्तज़ा भाई, ये शिकायत पीटीआई वाले कर रहे हैं तो समझ में आता है, ये शिकायत आप कर रहे हैं, आपको तो माशाल्लाह यार मतलब पीटीआई तो माशाल्लाह 2011 से लेके मैं लास्ट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। लास्ट पे भी आ जाएं, हमने तो यार 2002 का इलेक्शन अपने लीडर के बगैर लड़ा, 2007 में लीडर को शहीद कर दिया गया, 79 में एक और लीडर को शहीद कर दिया गया। क्या चाहते हैं? मतलब पीपल्स पार्टी को चूंकि आवाम के दिलों से आप नहीं निकाल सकते, तो अब इस तरीके से ख़त्म करेंगे? दिलों में आप रहें, बिल्कुल रहें दिलों में, और जो अच्छे काम करता है या आवाम की बेहतरी के लिए करता है, उन्हें रहने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली रह जाते हैं। है ना, जब तो आज लाहौर में अगर बिलावल साहब हैं तो लोग बाहर आ गए ना देखने के लिए। सर, वोट तो नहीं मिले उनको। सर, आप वोट जिस दिन आप कैंपेन खुल के होनी शुरू हो गई ना, जिस दिन कैंपेन इस इलेक्शन में तो आपको किसी ने कैंपेन से नहीं रोका सर, आपके लिए बड़ा आइडियल वो था। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बड़े सर, हम तो सिर्फ किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं सैलाब के दिनों में तो तशनगी बढ़ जाती है। सिंध की आवाम आपके साथ है, आपको जाहिर सी बात है कि आपकी हुकूमत है, तो क्या ये वाला मामला आप आवाम को समझा नहीं सकते कि अगर सूबे ज़्यादा बनेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनेंगे, परफॉर्मेंस बेहतर होगी? जाहिर सी बात है, पूरे सूबे में आपकी हुकूमत है, अगर उसको डिवाइड होकर कोई दूसरा सूबा भी बनता है तो वहाँ पे भी आप ही की हुकूमत होगी। पंजाब से स्टार्ट कर लो ना यार। तो सर, पंजाब से जुनूबी पंजाब मैडम है ना, इतनी जबरदस्त पावर है मैडम की। चलें, अगर पंजाब से इतना जबरदस्त काम कर रही हैं, पंजाब से अगर स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद फिर आपको कबूल है? भाई, आइन जो कहेगा उसको फॉलो करेंगे। मैं तो बड़ा ओपनली आपको पहले ही कह दिया, आइन में जो तरीकेकार लिखा हुआ है कर लो। आइन में अगर लिखा है कि फैसल और मुर्तज़ा फैसला करेंगे या मियां आमिर महमूद फैसला करेंगे तो ठीक है। फिर चलें, आइन के ऊपर कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए सर जोड़ के बैठने पड़ते हैं। अगर आपको कोई दावत दी जाती है मुल्की लेवल पर जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होती है कि आए मिल बैठ के इसका कोई हल निकालते हैं, तो आप जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान की खातिर तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा खुले दिल के साथ हर चीज के ऊपर गुफ्तगू की है। यानी इस मामले पे बातचीत के लिए तैयार हैं आप? हम कन्विंस करेंगे उनको कि आप जो सोचते हैं वो शायद सही नहीं है। हम कन्विंस करेंगे उनको कि एक वाहिद सूबा जहां पर कंप्लीट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है, सिर्फ जस्ट बिकॉज पीपल्स पार्टी है उस स्टेबिलिटी को आप खराब कर दें, ये मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है। सियासी तौर पर हमारा मुकाबला करें, मियां आमिर महमूद साहब आ जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और कोई और आ जाए। एक लाइटर क्वेश्चन है। लाइटर कौन सा, तीर लगाने वाला या हंसाने वाला? मुस्तफ़ा कमाल, नेमतुल्लाह खान या वसीम अख्तर, इन तीनों में से अच्छा मेयर कौन है आपके ख्याल में? देखिए, तीनों से मेरा एक ज़ाती रिश्ता है। नेमतुल्लाह साहब बुज़ुर्ग सीनियर आदमी, अपनी वालदा के हवाले से मैं उनके साथ 2-4 मेरी मुलाकातें हुई। मुस्तफ़ा कमाल साहब अगैन, उनसे मेरा डायरेक्ट रब्ता भी रहा है, वालदा के साथ भी, वसीम अख्तर साहब के साथ भी हमने काम किया। तो मेरे ख़्याल में कमेंट करना गैर मुनासिब, एक तो नाम ये गुजर चुका है। चलें, परफॉर्मेंस देख के मैंने आपको बताया ना, मैं तो सबसे बड़ा नाक़िद हूँ नेमतुल्लाह साहब के उस फैसले का जिसने आज भी शहर को ख़राब में, लेकिन मैं नेमतुल्लाह साहब को बुरा आदमी नहीं मानता। चलें, तीनों बुरों में से कम बुरा कौन है? मैं तीनों को बुरा नहीं मानता। देखिए, हम सब गलत फैसले कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी से काम दे रहे हैं आप। अच्छा, नहीं जवाब देना चाहेंगे? चलें, अच्छा मुझे ये बताएं कि मुर्तज़ा वहाब साहब अपनी, मैं कराची का बेस्ट मेयर आपको बता सकता हूँ कौन है। कौन? जमशेद मेहता नुसरवान जी, पहले मेयर कराची के, जो कराची में बिजली लेके आए, कराची के लोगों के लिए काम किया। उस ज़माने में सियासी तशनगी नहीं थी। मैं तो इस तरह कराची जाता हूँ जो कि टॉलरेंट हो। अब देखें क्या बात है शहर की, हिंदू मेयर गुजरा, पारसी मेयर गुजरा, मुसलमान मेयर गुजरा, उर्दू स्पीकिंग मेयर गुजरा, सिंधी स्पीकिंग मेयर गुजरा, हर तरह का कैरेक्टर जो है माशाल्लाह इस शहर के अंदर है। दिस इज़ व्हाट मेक्स कराची कराची।
जो मैं अगला सवाल पूछने जा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि बड़ा मज़े का जवाब आएगा। वैसे सवाल तो थोड़ा अजीब सा है। किसी एमक्यूएम वाले दोस्त से मेरी बात हो रही थी, एमक्यूएम के सरगर्म रहनुमा। तो उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट ना करते तो आज मुर्तज़ा वहाब मेयर ना होता। आप हंस रहे हैं यार। ये मेरी हंसी चलाइएगा पूरी। आप सीरियसली इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मुझे ये सवाल इंटरेस्टिंग लगा तभी मैंने आपसे पूछा। चलिए मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ आज। जी, जी। बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी। इलेक्शन हुआ था 15 जनवरी को ग़ालिबन 2023 को। हाँ, जनवरी। एमक्यूएम ने बॉयकॉट का ऐलान किस दिन किया? मेरा ख़्याल है अनाउंस होने के बाद किया उन्होंने, काफ़ी बाद की। इलेक्शन से 2 दिन पहले। 13 जनवरी की रात को ग़ालिबन बॉयकॉट करने का फ़ैसला किया जब उनको पता चल गया कि तिलों में तेल नहीं है। इन तिलों में तेल। राइट? और मैं हालात देख रहा था कि हम पीपल्स पार्टी वाले एमक्यूएम को कन्विंस कर रहे थे, यार लड़ लो इलेक्शन। अच्छा। लड़ लो यार। तो अगर मैं ख्याल में क्यों नहीं लड़े बोले? हाल नहीं था। वो कुछ भी कहें उसको, आपने उनका सिचुएशन ख़राब है एमक्यूएम की। मैंने इस शहर का पला बड़ा सब कुछ, कॉलेजों में जमातियों से भी मार खाई है, एमक्यूएम से भी मार खाई है। जमातियों से गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में एक भैया नाराज़ हो गया था तो उसने कुछ कर दिया। एसएम लॉ कॉलेज में एमक्यूएम वाले थे, एक बाई इलेक्शन हो रहा था उसके तो अंदर। आप पीएसएफ में नहीं थे क्या? मैं पीएसएफ में, मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं की। अच्छा। मैं तो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज पढ़ने जाता था। अच्छा, पढ़ाकू बच्चे थे। पढ़ाई करने की कोशिश करता था, लेकिन बस कुछ लोगों का टारगेट कुछ और था। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था आपको कि मेरे लिए इतना बड़ा शॉकिंग ये चीज़ थी कि हम पीपल्स पार्टी वाले एमक्यूएम को कह रहे हैं यार इलेक्शन लड़ लो यार। लेकिन बस वो तिल जो है ना, मेरे ख्याल में तिलों में तेल की बात ही तिल ही नहीं थे मेरे ख्याल में। अगर एमक्यूएम कराची के मामलात में इंटरेस्टेड होती तो शायद कराची का ये हाल नहीं हुआ होता। अब मतलब वो अपने आप को बरी ज़िम्मा, ये हमने अपने बड़े बूढ़ों से यही सुना है 70s के अंदर कराची शहर के अंदर घर की दीवारें जो है ना वो 2-2 फीट की होती थी। वो सिक्योरिटी के लिए नहीं होती थी, वो सिर्फ बाइफर्केशन की थी कि ये घर यहाँ ख़त्म हो गया, वहाँ घर दूसरा शुरू हो गया। लोगों के घरों की गेट खुले रहते थे। पहिया जाम, हड़ताल और बोरी बंद लाशें नहीं थी। ये सारा 80s के अंदर इस शहर के अंदर स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों ने शहर का नुकसान पहुंचाया। सर, एमक्यूएम की कौमी असम्बली में 17 सीटें हैं सिंध से। आप इस मैंडेट से इत्तेफाक करते हैं? मैं जब भी एमक्यूएम की कोई बात कर रहा हूँ आप हंस रहे हैं। क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर? नहीं, वैसे इस मामले में तो आप पीछे हैं। आपकी उनकी कराची में भी आपसे ज़्यादा है। क्या बात है उनकी यार, माशाल्लाह। कुछ तो ऐसा किया होगा ना सर, जो लोगों ने इतने वोट। बहुत माशाल्लाह। तो क्या ये मैंडेट क्या आपको भी क्या जाली लग रहा है? देखिए, मैं एमक्यूएम की वो पजीराई पब्लिक में नहीं देखता। कराची में मैं समझता हूँ पॉलिटिकल वैक्यूम है। जो सियासी जमात परफॉर्म करेगी वो उस वैक्यूम को कैप्चर करेगी। लोग जो हैं वो बेताबी के साथ अपने मसाइल का हल चाहते हैं और जो सियासी जमात बातें नहीं करेगी, काम करके दिखाएगी, उसको वोट तो मिलेगा। आपके ख्याल में इस मैंडेट से आप मुत्तफिक नहीं हैं? मेरे ख्याल में आपके ज़हन में भी सवाल है? मेरे ख्याल में एमक्यूएम की वो पजीराई नहीं है इस वक्त पॉलिटिकली, जो कि एक ज़माने में होती थी। बिल्कुल सही है। तो ये फिर 17 सीटों का मैंडेट था किसका आपके ख्याल में? मुझे पता नहीं कि 17 सीटें हैं या 17 से ज़्यादा, ग़ालिबन 17 हैं पूरे सिंध से। पूरे सिंध से। जी, जी। 17। जी, जी। हैदराबाद से कितने जीते वो? शायद 1 या 2 है उनके पास। अच्छा, तो 16 आप कह रहे हैं कराची से? नहीं जी। यार, कराची से 16 नहीं हो सकती। कितनी है? कराची से 17 और बाकी 2 हैदराबाद से। ये मैं नहीं मानता, ये 17 कैसे हो नहीं, सकती नहीं हैं 17 यार? है। नहीं, 7 सीटें अगर चलें 1-2 का आगे पीछे होगा। मेरा ये मानना है कि कराची शहर में फिर इसको, और मैं कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ ये कहूँ आपको, कराची शहर के अंदर एक कंप्लीट पॉलिटिकल वैक्यूम है और पॉलिटिकल वैक्यूम उसी को मिलेगा जो काम करके देगा, जो डिलीवर करके देगा। एमक्यूएम वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत, मेयरशिप है, जमात इस्लामी के पास 9 टाउन्स हैं, पीटीआई के पास 3 टाउन्स हैं। जो सियासी जमात काम करके दिखाएगी, मैं समझता हूँ उनको वोट मिलेगा। जहाँ तक इलेक्शन का प्रोसेस है,
वो तमाम चीज़ें ट्राइब्यूनल में सब जुडिस हैं, वहाँ फैसला होगा, उसमें पता चल जाएगा कि कौन किया। लेकिन हमेशा से मैं समझता हूँ इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर कराची शहर के हवाले से शुक्र को शुभात रहे हैं लोगों के। मुर्तज़ा भाई, सिंध हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो सीनियर सहाफ़ी और इवन कि अब तो सोशल मीडिया आम आवाम की भी ज़ुबान पर आ गया है कि सिंध में कोई सिस्टम नाम की एक चीज़ चलती है, पैसे की रूलिंग होती है, करप्शन का पैसा है, ऊपर तक जाता है। अब केएमसी में भी सुना जा रहा है कि केएमसी में भी कोई सिस्टम का लफ्ज़ आ गया है, तो क्या इस बात के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपका इदारा? सिस्टम लिमिटेड एक कंपनी है बहुत अच्छी, हाँ, आईटी की आईटी की पाकिस्तान की बहुत सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है और बड़ी एक्सपोर्टर है। तो कराची शहर में सिस्टम्स लिमिटेड तो है, लेकिन ये जो सिस्टम करप्शन के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, मैं आपको वसूख के साथ केएमसी के लिए कहता हूँ या वाटर बोर्ड के लिए कहता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट? सिंध गवर्नमेंट तो मैं इस वक्त उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तवातुर के साथ, उन इल्ज़ामात का हर बार हकीकत से लेना देना नहीं होता। देखिए, आपकी कराची में 2 ही बड़ी अपोज़िशन है, पीटीआई को तो अभी मैं काउंट नहीं कर रहा, एक एमक्यूएम है, उसके बारे में सवाल किया। इसीलिए अब मैं जमात इस्लामी के बारे में सवाल कर रहा हूँ, तो आपको ये ना लगे कि प्लांटेड है। जमात इस्लामी ये कहती है कि आप कब्ज़ा में आ रहे हैं और आपने उनके मैंडेट पे डाका डाला है, गो के नंबर ज़्यादा उनके थे, मगर ये जो बाद में जो हुआ और आप मेयर बन गए। तो आपको लगता है ज़ाती तौर पे कि आपने उनका हक लिया है? वो ये कहते हैं ऐसे, कब्ज़ा मेयर तो यही हुआ ना? देखिए, कागजात ब्लैक एंड वाइट जो होते हैं ना, उनमें और जिबर जाबर में डिफरेंस होता है। तो जो मुंह से आप कहते हैं ना, उसको कभी आपको जस्टिफाई नहीं करना होता। जो आप लिखत में चीज़ होती हैं वो देखते हैं। मैं नईमुर रहमान साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, वो बार बार यही कहते हैं, तो उनसे ज़रा पूछिए किस बेसिस पे कहते हैं उनके वोट ज़्यादा हैं। जमात इस्लामी की 130 सीटें थी, पीपल्स पार्टी की 155 सीटें थी। ये ब्रॉड फैक्ट है, देख सकते हैं आप उसको जाके। 25 सीटों का डिफरेंस है। मेयर का इलेक्शन हुआ, जमात इस्लामी को गालिबन पड़े वोट 161 और मुझे वोट पड़े 172। मुझे 172 कैसे पड़े कि 155 मेरे अपने थे पीपल्स पार्टी के तीर के, 14 वोट मुझे मिले मुस्लिम लीग नवाज के, 4 वोट मुझे मिले जेयूआई के, 173। उनका कहना ये कि पीटीआई वालों को आने नहीं दिया, हुकूमत आपकी थी, घरों से उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अभी कर लें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, भी सेम वही होगा। ले आए ना। मतलब मुझे एक मतलब बात आप कह रहे हैं हाफिज नईम साहब को ले आए, वो चैलेंज करें? 100% ले आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। चलें, ये क्लिप मैं मैं उनको भेजूंगा। मैं आपको देखें, मैं तो वो बातों से मसाइल नहीं हल होते ना, मैं तो नंबर बता रहा हूँ। तो नंबर मैंने आपको बता दिया, अगर ये नंबर में 173 ज़्यादा है या 161 ज़्यादा है, इसका फैसला आप कर लें। मेरे ख्याल में 173 ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अब आपको बताऊँ कि इल्ज़ाम कौन लगा रहा है। इल्ज़ाम वो सियासी जमात लगा रही है पीपल्स पार्टी पे, जिसने 1979 में पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं बनने दिया था। आपको पता है किस तरीके से अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मेयर बने थे? कभी तारीख में आपने ऐसा सुना है कि मेयर एक सियासी जमात का हो और डिप्टी मेयर दूसरी सियासी जमात का हो? आपको पता है 1979 में कराची का डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का था। पता है आपको ये बात? अब्दुल सत्तार अफगानी साहब जमाती है और डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी के, नंबर नहीं थे उनके पास। ज़ियाउल हक की मेहरबानी थी जमात इस्लामी के ऊपर। तो मैं तो आज इनको कहता हूँ, भाई अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, अपने नंबर पूरे कर लें। इनके अपने लोग इनको वोट नहीं डालेंगे। सुना है कि कोई केई से आपकी कोई सेटिंग है क्या? पीपल्स पार्टी की या आपकी हुकूमत की? शहर का बेड़ा गर्क किया हुआ है, लोड शेडिंग, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग सर्दियों में। तो सर वैसे तो वो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड पब्लिक है, लिमिटेड पब्लिक कंपनी लिमिटेड है, तो आपका कोई वो बनता नहीं है, मगर आप एक सवाल तो उठा सकते हैं कि मतलब शहर का पूरा अमन, शहरियों का सुकून, ये सब चीज़ें आपके लिए भी मैटर करती होंगी, तो आप उनको बुला के पूछते नहीं हैं कि यार ये क्या जुल्म किया हुआ है, या वाकई पैसे वैसे आते हैं आप लोगों के पास? अच्छा देखिए, अगेन मैं हक़ाइक़ बताऊँ ना, KESC होती थी, जी जी शाहिद हामिद साहब जी 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 सरबराह थे उसके ना, जी जी सरकारी थी, उसको प्राइवेटाइज़ किया गया। कौन था हुकूमत में उस वक्त? मेरे ख्याल में ये हुई है मुशर्रफ साहब के दौर में प्राइवेटाइज। और सिटी नाज़िम कौन था और मिनिस्टर कौन था उस ज़माने में? सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह साहब थे और हुकूमत जो है वो MQM की थी, लेकिन इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे लगता है। हक़ाइक़। अब आ जाएँ इस सवाल पे। आप कहते हैं कि हम सवाल नहीं पूछते। मैं आपको हल्फिया कहता हूँ कि एक बार नहीं कई बार ये सवाल पूछा गया, उनको बुला के पूछा गया, वज़ीर आला सिंध के लेवल पर भी पूछा गया,
वज़रा के लेवल पर भी पूछा गया, मेरे लेवल पर भी पूछा गया कि भाई आप बताइए कि लोड शेडिंग क्यों करते हैं? जो उनका जवाब है, वो जवाब ये होता है कि सर हमारी रिकवरी जो है, वो फ़लाँ-फ़लाँ इलाके से नहीं होती और लोग बिल नहीं पे करते। जब बिल नहीं पे करते तो हमें मजबूरन ये चीज़ करनी पड़ती है। तो हमने उनके ऊपर प्रेशर डाला, सियासी प्रेशर, इंतज़ामी प्रेशर कि जी ये क्या बात हुई? आप मेक श्योर करें कि 24/7 कराची वालों को बिजली मिले। उन्होंने जवाब एक सिर्फ कहा कि सर आप सिर्फ ये कंफर्म कर दीजिए कि बिजली का बिल हमें मिलेगा, वी विल मेक श्योर लोड शेडिंग ना हो। हम्म, अब फैसल भाई प्रॉब्लम बुनियादी तौर पर अगेन मैं सियासत से क़तई नज़र होके प्योरली मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ बिजली बहुत महंगी हो गई है। एक आम आदमी जो है ना उसके बस में नहीं है कि वो बिजली अफोर्ड कर सके। किराया दे या बिल दे, ठीक है। बिजली का निर्ख जो है वो के इलेक्ट्रिक तय नहीं करती है, वो वापडा खुद तय नहीं करती, वो हेस्को सेप्को नहीं करता। वो बिजली का बिल जो है वो नेपरा नेपरा रेट तय करती है और वो जो ओवरऑल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसका अप्रूवल जो नेपरा ने दिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, उसके बेसिस के ऊपर उनका टैरिफ डिटरमिन होता है। अगर उस टैरिफ से ज़्यादा वो बिजली चार्ज करें, वो गलत है, होल्ड देम अकाउंटेबल, हम उनके खिलाफ जो चाराजोई होगी हम करेंगे। तो सर लोड शेडिंग का मामला भी तो क्या है, मतलब मैं हम इस लोड वक्त शेडिंग का मैंने एक आपको पॉश एरिया में बैठे हुए हैं, बॉस यहाँ पर भी लाइट जाती है, मैं गैर एलानिया लोड शेडिंग कह लें, प्रॉपर लोड शेडिंग नहीं है मगर जाती है मैं और 24-24 घंटे भी बंद रही है जहाँ आप बैठे हैं यहाँ पे। देखिए, जहाँ लोड शेडिंग है ना, उस परफॉर्मेंस को तो ठीक करने की ज़रूरत है। जो असल प्रॉब्लम है ना इस वक्त, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे इलाकों के अंदर दिन में जैसे आपने कहा 24 घंटे में 10 घंटे बिजली बंद है। ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग अनफॉर्चुनेटली बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बिजली चोरी होती है। के इलेक्ट्रिक ये कहता है कि हम सरकारी इदारा तो नहीं हैं। लोगों ने इसको सियासत की नज़र किया, कहा कि हाँ यार बिल पे ना करो, तुम ये ना करो। एक ज़माने इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि यार वो सरकार का टैक्स पे ना करो। मेरा अपना मानना ये है कि हमें बहैसियत हुकूमत थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि गरीब आदमी जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, लोअर मिडिल क्लास वाले जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें कोई लोकल ग्रिड जो कि सोलर बेस्ड हो, जो विंड बेस्ड हो, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमने इस हवाले से कानून साज़ी की थी। इंडिविजुअल या के इलेक्ट्रिक के साथ मिल के? नहीं, देखिए के इलेक्ट्रिक, अब के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली नहीं है, वो ख़त्म हो गया, उनकी जो एक्सक्लूसिविटी वाला पार्ट था। सिंध ने अपना लॉ बना दिया कि हम अपनी पावर प्रोड्यूस करके लोगों को लोकल ग्रिड के ज़रिए दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें तो वो ट्रांसमिशन किसकी यूज़ होगी सर? ये तो ट्रांसमिशन टेक्निकल मसला नहीं है, इसका भी आपको हल है। ट्रांसमिशन तो के इलेक्ट्रिक की है। ट्रांसमिशन के लिए सिंध गवर्नमेंट पहला सूबा था जिसने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम है सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड, STDCL। तो हमने अपना एक निज़ाम वज़ा कर लिया, ये चीज़ हल हो सकती है। लेकिन बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम जो है वो बिजली के बिल की अफोर्डेबिलिटी का है और इस पे हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, या फेडरल लेवल पे सूबों को मिलकर ये सोचना चाहिए कोई डायरेक्ट सब्सिडी आप दें जिससे बिजली के निर्ख कम हो जाएं। लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताएं कि एज अ मेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से आप खुद को कितने नंबर देते हैं 10 में से? I'd say about 6.5। मैंने जो टारगेट्स अपने लिए रखे थे उन टारगेट्स के ऊपर मैं चल रहा हूँ। टारगेट 4 साल के ऊपर बेस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली हैं और बहुत सारी चीज़ों की जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आने की ज़रूरत थी वो इंशाल्लाह अगले 18 माह में लोगों को आते हुए नज़र आएंगे। और अगेन ये मैं कराची वालों को बड़ा ओपनली कहता हूँ कि नेक नियति के साथ काम कर रहा हूँ, ये सोच के काम कर रहा हूँ, ये मेरा शहर है, शहर को कोई और बाहर से आके ठीक नहीं करेगा, हमको खुद करने की ज़रूरत है। गलती करूँगा तो वो गलती से होती है, जानबूझ के नहीं करता, ख़ता का तलबगार हूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन कोशिश यही है कि लोगों को उम्मीद दिलाऊँ कि हाँ, उनके मसाइल हल हो सकते हैं और इंशाअल्लाह मसाइल हल करके दूँगा। जब आपका टर्नओवर पूरा हो जाएगा या आपके पास कोई और पोर्टफोलियो होगा, आप मेयर कराची नहीं होंगे, अगर मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हुआ, तो आप ये कहते हुए तो नज़र नहीं आएंगे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, या वो पेपर उछाल के या वो करके कि मैं नाकाम हो गया, माफ़ी चाहता हूँ? ये आज मुझे आप 2.5 साल के बाद भी सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं कागज़ आपको नहीं फेंकूँगा। मेरे लिए सबसे आसान तरीका मैं कह दूँ मेरे पास इख्तियार नहीं है। हर टाउन चेयरमैन क्या कह रहा है इस वक़्त? किसी टाउन चेयरमैन को आप काम करते हुए देखते हैं? हर टाउन चेयरमैन ये कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर आप बुक्स में जाके देखेंगे, अकाउंट्स देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उनको कितने पैसे मिलते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये ईज़ी वे आउट है। अगर मेरे पास इख्तियार नहीं होता
तो मैं सच्ची बात है मैं रुकता नहीं, मैं चले जाता। इख्तियारात जो थे वो बहुत सारी जगह पे फँसे हुए थे, प्रॉब्लम्स थी, उनको रिज़ॉल्व किया। मैं कहता हूँ ना कि आज माली एतबार से जो अगला मेयर होगा ना, वो जो मैंने बिजली के बिलों के ज़रिए टैक्स लेने का फ़ैसला कि मुझे दुआ दे के जाएगा। पब्लिकली ना दे, डीप डाउन इनसाइड देगा, बिकॉज़ वही केएमसी जिसके पास अपनी तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, आज उस केएमसी के पास कम से कम हर महीने 24-25 करोड़ रुपए होते हैं और ये हमारी अब क़यादत के ऊपर है कि उस 24-25 करोड़ को दयानत के साथ, मतानत के साथ खर्च करें ताकि शहर के मसाइल हल हो सकें। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा भाई, आप स्टूडियो आए और अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात इंशाल्लाह। होगी। थैंक यू सर, थैंक यू।